नमस्कार, सभी बच्चों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। एक बार फिर से सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं BA NEP फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि आप सभी के जो हैं एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और अब जो है आपके प्रैक्टिकल होंगे। तो जो BA फर्स्ट सेम है उसमें आपका एक प्रैक्टिकल है पॉलिटिकल साइंस के लिए। जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस के हैं तो उनका एक प्रैक्टिकल होगा। तो मैंने जो है एक वीडियो उसमें अपने चैनल पर अपलोड किया था, जो कि यूनिट नंबर आपकी फर्स्ट के लिए था, उसके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पर आप फाइल तैयार कर सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो यूनिट नंबर 2 की हम बात करेंगे। यूनिट नंबर 2 में से कौन से टॉपिक आप कर सकते हैं और उसका क्या सिलेबस है, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है उनसे बेस आपसे सवाल पूछेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटिकल साइंस, इसका जो टाइटल है, कोर्स का टाइटल वो है अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉज। कोर्स कोड आपका है A060102P। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो जो आपका यूनिट नंबर 2 है उसका जो सिलेबस है, पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस में इसके जो हैं आपके 4 टॉपिक हैं। पहला है कर्मा थ्योरी ऑफ राइट्स, दूसरा है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, तीसरा है राइट टू एजुकेशन और लास्ट है इसमें सिटीजन चार्टर्स। तो ये 4 टॉपिक हैं इसके अंदर, और कोई सा भी आप एक टॉपिक चूज़ कर सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों और उस पर अपनी फ़ाइल तैयार कर सकते हैं। बाकी पढ़ना आपको सब कुछ है, क्योंकि एग्ज़ामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो कहीं से पूछ सकता है। तो जो आपकी कर्मा थ्योरी ऑफ राइट्स है, यानी कि अधिकार का कर्म सिद्धांत, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन यानी कि अधिकार और उत्तरदायित्व, राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार, और लास्ट है इसमें सिटीजन्स चार्टर यानी कि नागरिक चार्टर। तो इनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि इन पर आप क्या फाइल तैयार कर सकते हैं और क्या इनके टॉपिक तो मैंने ये बता दिए हैं, तो इन पर आप क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका ये है कर्मा थ्योरी ऑफ राइट्स। तो इसके बारे में जहाँ से भी आपको मिलता है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो अधिकार का जो क्रम सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत के मुताबिक मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं कि कर्म सिद्धांत के मुताबिक इंसान जो भी काम करता है उसे उसका फल मिलता है। कर्म सिद्धांत के मुताबिक इंसान के कर्म ही उसकी सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक स्थिति तय करते हैं। कर्म सिद्धांत के मुताबिक इंसान को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है, जो कि सभी जानते हैं कि जैसे आप कर्म करेंगे तो आपको वैसा ही फल मिलेगा, और अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो उनका नतीजा बुरा होता है, और अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका जो है फल अच्छा होता है। तो कुछ कर्मा थ्योरी हैं, जो कर्म सिद्धांत हैं, कि जो है जो कास्ट सिस्टम है वो भी इसी पे डिपेंड करता है कि भाई कर्म के अकॉर्डिंग उनके कार्य डिवाइड हैं कि, तो इस पर आप अपना फाइल तैयार कर सकते हैं। और इसके बारे में थोड़ी सी और बातें मैं बता दूं जो इसमें इम्पोर्टेंट है, कर्म सिद्धांत से जुड़ी कुछ बातें। और कर्म सिद्धांत के मुताबिक जो है इंसान को वर्तमान शुभ कर्मों के आधार पर भविष्य जीवन का निर्माण करने का अधिकार है। यानी कि आप जैसे कर्म वर्तमान में करते हैं तो आपका भविष्य उन्हीं के आधार पर डिसाइड होता है। दूसरा है कर्म सिद्धांत के मुताबिक इंसान अपने कर्म अनुभव के लिए खुद जिम्मेदार है, यानी कि जिस तरह के भी वो कर्म कर रहा है तो उनसे जो मिलने वाला फल है तो वो उसके लिए खुद जिम्मेदार होगा। कर्म सिद्धांत के मुताबिक इंसान को मनचाहा नतीजा पाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना चाहिए। कर्म सिद्धांत के मुताबिक इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना होता है। कर्म सिद्धांत के मुताबिक इंसान को कर्मों का फल अपने आप नहीं मिटता, यानी कि जो उसके कर्मों का जो फल है उसको अगर उन्हें सही करना है तो उसके लिए उसे कार्य करने पड़ते हैं। यानी कि अगर आपने बुरे कर्म करे हैं तो उनका जो है आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, तब जाकर जो है आपके अच्छे कर्म होंगे। उसके बाद जो है कर्म सिद्धांत के मुताबिक इंसान को अपने कर्मों को शुद्ध करने के लिए आध्यात्मिक साधना करनी होती है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आप इसमें तैयार कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो आपके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है। तो आपके संविधान में जो आपके मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, कुछ जो राइट्स हैं जो आपको संविधान देता है। दूसरा उसमें बताया गया है कि आपके मौलिक कर्तव्य, यानी कि आप अपने जो आपके देश के प्रति आपके क्या कर्तव्य होने चाहिए, जो हमारे
संविधान में जिनका वर्णन है, तो उसके बारे में भी आप अपनी फाइल बना सकते हैं कि आपके राइट्स क्या हैं और आपके ऑब्लिगेशन यानी कि दायित्व यानी कि आपके कर्तव्य क्या है। राइट्स हम ऊपर पहले ही वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो जो आपके दायित्व हैं, हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ आपके कर्तव्यों की। कर्तव्य में जैसे पहला कर्तव्य क्या है कि संविधान का आपको पालन करना है, उसके आदर्शों और संस्थाओं जैसे कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है, उन महान आदर्शों को संजोना है और उनका पालन करना है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया, यानी कि हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया। उसके बाद इसमें है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना है, देश की रक्षा करना है और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना है। धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भावना या सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। हमारी समग्र संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना यानी कि उसको सुरक्षित रखना है। वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव। तो ये आपके कर्तव्य है और पढ़ लेते हैं इसमें हम। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके, और 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों या वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो ये आपके कुछ कर्तव्य हैं जो हमारे संविधान में जिनका वर्णन है, तो उन पर भी आप फाइल तैयार कर सकते हैं। और इसमें और आगे बढ़ते हैं। इसमें जो तीसरा टॉपिक था वो था आपका राइट टू एजुकेशन। तो शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार का मतलब है 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। यह एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में शामिल है। संविधान यानी कि 96वां संशोधन जब हुआ 2002 में, उसके जरिए अनुच्छेद 21 क को जोड़ा गया था, जिसमें लिखा गया है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सभी बच्चों को शिक्षण का अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम के तहत सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का मौका दिया गया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी आप अपनी अच्छी सी फाइल तैयार कर सकते हैं। इसमें और जो प्रावधान है वो मैं आपको बता दूं क्या क्या इसके अंदर है। शिक्षा के अधिकार का संवैधानिक प्रावधान। मूल भारतीय संविधान के भाग 4 DPSP के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39F में राज्य द्वारा वित्त पोषित समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान किया गया। शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज वर्ष 1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट थी। वर्ष 1993 में उन्नी कृष्णन JP बनार आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। तापस मजूमदार समिति 1999 के ने अनुच्छेद 21A को शामिल करने की अनुशंसा की थी। वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। यानी कि जो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद 2002 में जो शिक्षा का अधिकार था आपको मौलिक अधिकार के तरह मिला। यानी कि शिक्षा सभी के पास अनिवार्य होनी चाहिए, सभी को अनिवार्य रूप से
मिल जाए वो आपका एक अधिकार है। इसे अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। इससे इसने एक अनुवर्ती कानून यानी कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का प्रावधान किया। उसके बाद इसमें जो आया आपका वो है आपका RTE, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषताएं। तो उसकी जो विशेषताएं थी वो क्या क्या है। RTE अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। धारा 12(1)(c) में कहा गया है कि गैर अल्पसंख्यक निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए प्रवेश स्तर ग्रेड में कम से कम 25% सीटें आरक्षित करें। यह विद्यालय न जाने वाले बच्चे के लिए एक उपयुक्त आयु से संबंधित कक्षा में भर्ती करने का प्रावधान भी करता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को साझा करने के बारे में भी जानकारी देता है। भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र व राज्य दोनों इस विषय पर कानून बना सकते हैं। यह छात्र शिक्षक अनुपात, भवन और बुनियादी ढांचा, स्कूल कार्य दिवस, शिक्षकों के लिए कार्यविधि से संबंधित मानदंडों और मानकों का प्रावधान करता है। इस अधिनियम में गैर शैक्षणिक कार्यों जैसे स्थानीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभाओं और संसद के चुनाव तथा आपदा राहत के अलावा अन्य कार्यों में शिक्षकों की तैनाती का प्रावधान करता है। यह अपेक्षित प्रविष्टि और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। और जो बातें का ये खंडन करता है वो हैं कि शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, यानी कि जो बच्चा पढ़ता है तो उसका ना तो शारीरिक उसको दंड दिया जाए और ना ही उसका मानसिक उत्पीड़न किया जाए। बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रति व्यक्ति शुल्क, शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन, बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय। यह बच्चों को उनके अनुकूल और बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भय, आघात और चिंता से मुक्त बनाने पर केंद्रित है। यानी कि इन सब चीज़ों की मनाही है। यानी कि अगर जो RTI जो आपका अधिकार है तो उनके बीच में ये कुछ प्रावधान किए गए थे कि इस तरह से जो है आप बच्चों को परेशान नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है EWS की एक श्रेणी बनाई गई, जिसमें जो है जो जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी होते हैं और आर्थिक रूप से वो पिछड़े हुए हैं, यानी कि पैसा जो है उनके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि वो अपनी शिक्षा पूरी कर सकें, या उनके माँ बाप इतने सक्षम नहीं हैं कि वो उनको शिक्षा उपलब्ध करा सकें, तो उनके लिए भी जो है एक EWS की एक कैटेगरी बनाई गई। तो EWS के लिए कक्षा 8 से ऊपर RTE के तहत मुफ्त शिक्षा के लिए तर्क, यानी कि बच्चों के माता पिता को 9वीं कक्षा के बाद निजी स्कूलों में अत्यधिक फीस चुकानी पड़ती है, जिससे वे वहन नहीं कर सकते हैं। कक्षा 8 के बाद बिना मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में बदलाव से बच्चों की मन स्थिति और शिक्षा प्रभावित हो सकती है और इस प्रकार RTE के लाभों का विस्तार शिक्षा में निरंतरता को सुनिश्चित करेगा। उच्च शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण। 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि EWS के लिए शिक्षा संस्थानों, नौकरियों और दाखिले में आर्थिक आरक्षण 10% का कोटा की शुरुआत की गई। इस कोटे के अनुसार जो बच्चे EWS श्रेणी में आते हैं, यानी कि जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जिनके माता पिता की जो वार्षिक आय बहुत ज़्यादा कम है, तो उनको इस श्रेणी का फ़ायदा मिलता है। इस आरक्षण का उन्हीं को फ़ायदा मिलता है। इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को जोड़ा गया। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए बनाई गई 50% आरक्षण नीति में कवर नहीं हुए बच्चों के कल्याण
कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई थी। यह समाज के ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों को सक्षम बनाता है। उसके बाद जो आपका लास्ट वाला हेडिंग जो टॉपिक था वो है आपका सिटीजन चार्टर्स। तो नागरिक चार्टर में जो है आपका उसको एक बार देख लेते हैं। नागरिक चार्टर किसी संगठन द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं से जुड़ी जानकारी का एक लिखित दस्तावेज होता है। इसमें संगठन की सेवाओं के मानक, शिकायत निवारण और शिष्टाचार जैसे मामलों में संगठन की प्रतिबद्धता का विवरण होता है। नागरिक चार्टर के फायदे, इससे शासन में जवाबदेही, उत्तरदायित्व, शुचिता, मितव्ययिता और समयबद्धता सुनिश्चित होती है। इससे संगठन में कार्य संस्कृति का बेहतर क्रियान्वयन होता है। इससे नागरिकों को सेवाओं तक भेदभाव रहित पहुंच मिलती है। इससे शिकायतों का निवारण होता है। नागरिक चार्टर एक्ट के जो कुछ सिद्धांत हैं वो मैं एक बार बता दूं आपको। प्रकाशित मानक, खुलापन और सूचना, विकल्प और परामर्श, शिष्टाचार और सहायता, जब चीज़ें गलत हो जाएं तो निवारण, पैसे का मूल्य। तो ये सारे के सारे जो आपके टॉपिक हैं वो आपके यूनिट नंबर 2 के टॉपिक है। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस जिन बच्चों का प्रैक्टिकल होने वाला है उनके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और ऐसे ही इसकी 2 यूनिट और बची हैं, उनके भी मैं थोड़े थोड़े से नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपका जो प्रैक्टिकल है उसमें आप अच्छे मार्क्स अपने गेन कर सके। आज की इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी वीडियो मिलती रहे। और कमेंट करें, जो भी कमियां हैं तो मुझे बताएं ताकि मैं उनमें सुधार कर सकूं। धन्यवाद।